अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिद सजाद। आपको केमिस्ट्री टीचर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपसे शेयर करें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15 और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। जी, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, मतलब आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि बोर मॉडल क्या होता है, इसके अलावा एनर्जी और रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने आपसे शेयर किया स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस तरह आज हम आपसे शेयर करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल। तो सबसे पहला डिफेक्ट है, मतलब सबसे पहला पॉइंट आप कह लें, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जी, हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव, Li+2, Be+3, मतलब इनको तो ये एक्सप्लेन कर रहा है बोर का मॉडल, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसको बोलते हैं मोनो या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं उनको। लेकिन अगर आप आ जाए हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 एंड बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इधर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, तो ये बोर का मॉडल इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये उसका पहला पॉइंट या पहला डिफेक्ट कह लिया। अब चलते सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है फाइन स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो याद रहे कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व्ड बाय हाई रिजॉल्विंग पावर, मतलब आप हाई रिजॉल्विंग पावर से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें तो क्या आपको नजर आएगा, इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस आर रिप्लेस्ड बाय सेवरल वेरी फाइन लाइंस। मतलब जो इंडिविजुअल लाइन होगी वो आपको छोटी छोटी मतलब फाइन लाइंस में तकसीम हुई नजर आएगी। जैसा कि ओरिजिनल लाइंस आर सीन डिवाइडेड इनटू अदर लाइंस, मतलब जो ओरिजिनल लाइन होगी उसकी और मजीद फाइन लाइन में वो डिवाइड हो जाएगा। फुल स्टॉप। हाइड्रोजन अल्फा लाइन इन द बाल्मर सीरीज is found to consist of 5 component lines। मतलब अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें उसमें जो हाइड्रोजन अल्फा लाइन है वो मजीद 5 कंपोनेंट्स में लाइंस में पर मुश्तमिल होती है। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर। असल में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस इन सिंगल लाइन, only one quantum number is not sufficient to explain origin of various spectral lines। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो टर्म आई है क्वांटम नंबर, ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम आपसे डिटेल से शेयर करेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है। थर्ड पॉइंट या आप थर्ड डिफेक्ट कह रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जबकि मॉडर्न रिसर्च आपको बताती है और उसने बोर ने बताया कि सर्कुलर मोशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च आपको ये बताती है कि एटम एक का मॉडल एक तो फ्लैट नहीं है और दूसरा कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल प्लेन में नहीं होती बल्कि 3 डायमेंशनल प्लेन में होती है। तो मैं इसको आपके सामने रीड कर लेता हूं जो मैंने लिखा कि बोर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, बट मॉडर्न रिसर्च clears that motion of electron is not in single plane but in 3-dimensional space. Atomic model actually is not flat। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वो है जीमन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। होता क्या टेस्ट में सुन ले, एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन spectral lines further split up into closely spaced lines। This type of splitting of spectral lines is called Zeeman effect। मेरे स्टूडेंट्स, क्या करें कि आप हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में हो, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो मजीद क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो इस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग को, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को आप कहते हैं जीमन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम स्पेक्ट्रम प्लेस्ड इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ 2 लाइंस ऑफ सोडियम इनटू कंपोनेंट लाइंस। आप पता है कि सोडियम 2 येलो बैंड देता है, उनके दरमियान गैप भी होता है, तो उसकी भी आप स्प्लिटिंग बता सकते हैं। सेम इसी तरह है स्टार इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। वही मामला है, सारा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो, हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट वाला हाइड्रोजन हमने वहां आपसे शेयर किया, फिर उसकी भी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी उस स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था 1 2 3 और बस 4 डिफेक्ट्स हैं बोर मॉडल के। अब हम चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर
या उसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है जी, आपने अपने जूनियर क्लासेस में 9th क्लास में आपने ये शायद रीड आउट किया होगा कि याद होगा आपको, मेमोराइज करने की कोशिश करें कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो जब एंड होता है तो उसके जो लास्ट की पॉइंट्स हैं उनमें यहां मेंशन किया हुआ ये पॉइंट जिसको कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया लाइट शोज डुअल कैरेक्टर की जो रोशनी है उसमें डुअल कैरेक्टर पाया जाता है, मैटर एंड वेव। कौन सा जी मैटर एंड वेव। दिस आइडिया वाज एक्सटेंडेड टू मैटर पार्टिकल इन 1924 बाय लुइस डी ब्रोगली। स्टूडेंट्स उसने इसकी इक्वेशन भी दी और इसीलिए उसको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। All matter particles in motion have dual character, जैसे कि every material particle associated with wave-like properties, मतलब उसमें material particle भी हो और wave-like properties भी हो, उसको dual nature of matter कहते हैं। उसने इसको स्टूडेंट्स मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश की, उसने प्रूफ भी किया। लैम्डा इज इक्वल टू h और mv। लैम्डा कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, m कहते हैं mass of the particle, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और v है velocity of the particle। स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ। उसने इसको प्रूफ किया, कैसे आपके सामने लिखते हैं। हेडिंग दी हमने ब्रोगली इक्वेशन E इज इक्वल टू h न्यू। स्टूडेंट्स यहां आपको पता है कि ये प्लैंक्स जो क्वांटम थ्योरी है वहां से एक पॉइंट हमने उठाया और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे भी आप भी वाकिफ हैं, इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आप पास आ गया h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर और स्टूडेंट्स न्यू किसके बराबर होता है c ओवर लैम्डा के। न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। हमने क्या किया इस इक्वेशन 3 में, आप चाहे इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें, हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में न्यू की वैल्यू पुट की h मल्टीप्लाई बाय न्यू की जगह पे c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स इस c को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये c से कैंसिल हो गया और c का स्क्वायर इस c पर जो डिवाइड हुआ था कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc। स्टूडेंट्स आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो हमने क्या किया इस लैम्डा और mc को आपस में रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया h ओवर mc इज इक्वल टू लैम्डा। या आप यूं लिख सकते हैं कि इसको इस तरफ ले इसको उस तरफ ले जाएं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv है तो स्टूडेंट्स ये वेवलेंथ हो गई, वैल्यू आ गई लाइट के हवाले से, फोटॉन्स के हवाले से। आप चाहे तो v लिख दें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। तो इससे आपको यह भी पता चल गया कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम जी। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि इसको यूज कहां और कैसे करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन चला है हमारे आज के लेक्चर का, एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन हम क्योंकि इक्वेशन को हम यहां से जो हमने प्रूफ किया इसको यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h और mv। डियर स्टूडेंट्स अगर आप बताना चाहें वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की कि एक इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड और उस इलेक्ट्रॉन का मास है 9.108 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम और h आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जॉब सेकंड। स्टूडेंट्स आप जब तमाम वैल्यूज उठा के पुट करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर और आपको मालूम है कि 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल होता है नैनोमीटर के। हमने पुट किया वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स एक बात और आपने अहम याद रखनी है कि जो वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है जो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के बराबर होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ। अगर हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करें और प्रोटॉन के हिसाब से बताएं, अल्फा पार्टिकल के हिसाब से बताएं तो याद रहे सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। फॉर अ प्रोटॉन बी अगर इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और उसका जो मास है वो जैसी बात है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फोटोन मूविंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा होगा इज 1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जी अब हम चलते हैं अल्फा पार्टिकल की तरफ। फॉर अल्फा पार्टिकल उसके लिए क्या होगा, तो डेट स्टूडेंट याद रहे कि अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ जो लैम्डा होगा वो 4 टाइम्स स्मॉलर होगा देन दैट ऑफ प्रोटॉन। देखिए आपके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 1836, क्योंकि डेट स्टूडेंट्स जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम के साथ आप उसको रिलेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7344 टाइम्स, या यूं कह सकते हैं आप दिस इज स्मॉलर देन दैट, मतलब इतने गुना 7344 गुना कम है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। अब आपको हमने एक एग्जांपल दी क्लियर करने के लिए कि सपोज आपके पास कोई फॉर स्मॉल स्टोन ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम, आपके पास एक पत्थर है और उसका जो मास है 1 ग्राम है और डेट उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू h और mv, h की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय करेंगे -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास आपके पास था 1 ग्राम। डेट ग्राम को छोटे छोटे आप इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो क्या करेगा 1 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, जब वो डिवाइडेड फॉर्म खत्म होगी तो ये बनेगा 10 की पावर -3 किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -32 मीटर। लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू है जो कि फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली प्रैक्टिकली। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। याद रखिए जो सारा हमने आपसे शेयर किया इसका रिजल्ट क्या है, कहते हैं हैवी मटेरियल पार्टिकल्स have waves associated with them but they cannot be captured, macroscopic bodies don't have waves, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो वेव वाली प्रॉपर्टीज नहीं रखते। अब आपको लास्ट बात आपसे वो हम शेयर कर रहे हैं वो है जी डेविसन और जर्मर का काम। तो डेट स्टूडेंट्स इन 1927 दो अमेरिकन केमिस्ट कह लें साइंटिस्ट कह लें आप, डेविसन और जर्मर ने उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में। क्या किया उन्होंने, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जो चार्ज प्लेट थी, और डिफ्रैक्शन जो हुई तो उनको पता चला और वो निकल क्रिस्टल के साथ जाके टकराई तो वो डिफ्रैक्ट हुई, तो उनको पता चला कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर रखती हैं। इन दोनों को अलग नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी इस डी ब्रोगली इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, और डी ब्रोगली ने एक मैथमेटिकली प्रूफ किया, उसको इक्वेशन भी दी तो इसको अलग नोबेल प्राइज मिला। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।